सुबह बखैर नाजरीन, खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। हस्बे वादा 8:35 पर आपके सामने आने की कोशिश करते हैं और जब आपके सामने आते हैं तो 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को लेकर चलते हैं। कोशिश रहती है कि इस वक्त के दौरान आपको हर खबर से बाखबर किया जाए। न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक ख़बरों पर हमारी गहरी नज़र रहती है, जहाँ पर तज्जिया करते हैं, तबसरा करते हैं, सियासी बाज़ार में और सियासी उफक पर जो कुछ चल रहा है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। बल्कि हमारी नज़र दिल्ली पे भी रहती है और दिल्ली मरकज़ जो सियासत का है वहाँ पर किस तरीके की ख़बर है, क्या कुछ चल रहा है उस पर भी नज़र रहती है। और कुछ बैनुल-अक़वामी ख़बरें भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप बाखबर रहे उस वक्त जब आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हों, सुबह की शुरुआत कर रहे हों, तो हम आपको बताएं कि पूरे मुल्क के साथ साथ दुनिया भर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे और साथ देने के लिए सिर्फ टेलीविज़न चैनल पर आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे बल्कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी फेसबुक पर, जहां पर लाइव नशरियात शुरू हो गई है, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, जहां वक्फे से पूरे दिन 24/7 हम आपके सामने रहते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चूँकि नवंबर की 3 तारीख है, सन 2022 है, तो कोशिश करेंगे सबसे पहले आपको 3 नवंबर माजी में क्या कुछ हुआ है। चूँकि आहिस्ता आहिस्ता करके अब यह साल भी अख्तिताम पजीर होने जा रहा है, तो आपको बताएंगे कि 3 नवंबर में हिस्ट्री ऑफ द डे क्या कुछ कह रही है। बताएंगे चंद अहम तरीन वाक़ात। आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में जो इस वक्त मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जी के 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। आगाज़ करते हैं तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज का दिन खास क्यों है, इसकी क्या अहमियत है, इतिहास में आज की बड़ी बातें क्या हैं, वो आपको बताएंगे। शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे से कि आज के दिन पर बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि माजी में भारत और आलमी तारीख में कुछ अहम वाक़यात हुए हैं, उन पर नज़र दौड़ाना ज़रूरी है। आज ही का दिन था अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक 3 नवंबर की तारीख थी, 11वां महीना, साल था 1839। भारत के साहिली शहर कुरंगा के अंदर ज़बरदस्त तूफान आया। 3 लाख अफराद ने अपनी जान गंवा दी। 20,000 से ज़्यादा लोग लापता हुए इस खतरनाक तूफान में 1839 में। 1759 में आज ही के दिन दमिश्क और बैरूत में तबाहकुन ज़लज़ले से 40,000 अफराद ने अपनी जान गंवा दी 3 नवंबर को। साल 2020 में आज से 2 बरस कबल प्रियंका उधाकर न्यूजीलैंड की पहली भारतीय नजाद वजीर बनी। पहला ऐसा मौका था जब वहां की हुकूमत में कोई भारतीय नजाद खातून इक़्तिदार में आई हूं। साल 1948 में आज के दिन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू, जिनने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में अपनी पहली तकरीर की, यानी तारीखी दिन 3 नवंबर 1948 का। साल 2020 में आज ही के दिन काबुल यूनिवर्सिटी में मुसल्लह अफराद के हमले में 25 अफराद हलाक हुए और किसी बड़े इदारे पर अंदर दाखिल होकर क्लासरूम्स में हमला करने का यह अपनी नौयत का पहला बड़ा इस तरह का मामला था 2020 में। इससे पहले भी खुदकुश बमबार मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सरगर्म देखे गए, लेकिन काबुल यूनिवर्सिटी एक बड़े इदारे को टारगेट करना इस तरह का पहला केस और पहली बार इस तरह की तस्वीरें देखी गई थी। साल 1493 में आज ही के दिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिका जजीरा दरियाफ्त किया। आज के दिन पता चला कि डोमिनिका जो छोटा सा जजीरा है, आइलैंड है, वो कहाँ से, कैसे और किसकी तहकीक थी। 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसे दरियाफ्त किया था 3 नवंबर को। 1655 में इंग्लैंड और फ्रांस ने फौजी और इक़्तिसादी मुआहिदों पर दस्तखत किए। कई दहाइयों तक मुसलसल तनाव, कशीदगी और जंग जैसी सूरत हाल के बाद दोनों मुल्क एक साथ आए और 1655 में आज के दिन एक अहम मुआहिदे पर दस्तखत हुए। और 1938 में आज ही के दिन आसाम में, जहां पर हिंदी प्रचार लहज़ के नाम से एक तंजीम बनाई गई, जिसका मकसद ये था कि मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह आसाम जैसी रियासत और इसके आसपास हिस्सों में भी हिंदी को फ़रोग दिया जाए, और इस मकसद से ये तंजीम बनाई गई थी 1938 में 3 नवंबर के रोज़। भारत और आलमी तारीख में ये बड़ी बातें थी। हिस्ट्री ऑफ द डे में इतिहास का आज का दिन या तारीख में आज का दिन क्या कहता है वो आपके सामने डिटेल्स रखी। लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और उससे पहले आपको ये बताएं कि तय फॉर्मेट के हिसाब से हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबरें, तरजीहात में जम्मू कश्मीर या नॉर्दर्न पार्ट हमारा ज़्यादा रहता है, लद्दाख तक भी आपको डिटेल्स बताएंगे। और कुछ बड़े फैसलों पर हमारी नज़र रहेगी, कुछ बयानात आए हैं उन पर अवामी तासुरात, और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहिएगा। एक एक खबर के साथ अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा।
चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज़ और सबसे पहले ज़रा बात करते हैं उस बड़े बयान की जो रात देर गए जारी किया गया। और जब रात देर गए वो बयान जारी किया गया, उसके बाद सियासी उफक पर कई सवालात और कई बयानात सामने आए हैं। और बयान और सवालों के बीच तज्जिया निगारों का मानना है अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि मामला नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल अपने पार्टी इंचार्ज, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 47 असेंबली नशस्तों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल अपने पार्टी की तरफ से नामों का ऐलान कर दिया कि जो नॉमिनेटेड रहेंगे वहाँ पर असेंबली सेगमेंट इंचार्जेस रहेंगे। और जब ये सामने रखा गया तो कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी सरगर्मियों में और ज़्यादा गर्माहट पैदा की है। पहली नशस्त ये सामने आई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब ये 47 नाम सामने रखे तो उस वक्त ये भी इस बात सामने रखी गई तज्जिया निगारों की तरफ से कि जहाँ ये इलेक्शन की सरगर्मियों की फहरिस्त है, यानी इलेक्शन की सरगर्मियां साफ नजर आ रही हैं, वहीं पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के कयाम और वजूद पर भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि याद रखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज़श्ता दिनों जब मीटिंग एक हुई थी तो उसमें भी इस बात का इशारा दिया था कि हम अलहदा तौर पर चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे। अगर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लगातार ये बता रही थी कि चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से 47 पहली फिरिस्त जो 47 नशस्तों की सामने आई है, उसके बाद तज्जिया निगारों का मानना है कि इतिहाद के रास्ते बहुत कम अब आगे बचते हुए नजर आ रहे हैं। इस पहली फिरिस्त के अंदर कई अहम नाम जो हैं वो मिसिंग है, लेकिन युवा ब्रिगेड यानी यूथ ब्रिगेड को भी शामिल प्रोग्राम किया गया है। यूथ ब्रिगेड को भी 47 की फहरिस्त में जगह दी गई है। यानी यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस या फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला के जो करीबी लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्शन इंचार्ज, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाने की बात भी सामने रखी गई है। इशफाक जब्बार और मोहम्मद सईद आखून आपस में रिश्तेदार भी है, लेकिन दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस अहम तरीन फहरिस्त में नजर नहीं आए। क्योंकि 47 नशस्तों पर जो ऐलान किया गया ये सूबा कश्मीर के हवाले से है। इसमें उमर अब्दुल्ला भी मिसिंग है, फारूक अब्दुल्ला भी मिसिंग है, और जहां तक मेरी अभी तक नज़र आ रही थी मुझे शेख मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी नाम नहीं आया। तो ये बड़े नाम जो है वो इस फहरिस्त में अभी तक नज़र नहीं आ रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल नॉमिनेट किए हैं जी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज, 47 असेंबली सेगमेंट्स अक्रॉस द कश्मीर डिवीजन है ये। और ये माना जा रहा है कि ये प्रेपरेशन है जी अपकमिंग इलेक्शंस के हवाले से जो जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर किसी भी वक्त कोई भी बड़ा ऐलान कर सकता है, इस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक। और याद रखिएगा, उमर और फारूक अब्दुल्ला लगातार पिछले कई महीनों से मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के जिम्मेदारों के साथ, पार्टी काडर के साथ, डिस्ट्रिक्ट काडर के साथ, डिविजनल काडर के साथ मीटिंग्स कर रहा था। और ये अंदाजा लगाया जा रहा था उन मीटिंग्स के अंदर कि एक बड़ी हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है, जिसका ऐलान रात देर गए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया। अब इस फहरिस्त के अंदर जहां उमर का नाम अभी मिसिंग है, कुछ और नाम मिसिंग है, वहीं पर यह भी माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला शायद प्रॉपर टाइम पर मैदान में आएंगे। अगर उन्होंने पहले कहा था कि वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि जनाब हो सकता है वो लाल चौक, गांदरबल या हजरतबल से अपने इंतखाबी दंगल का हिस्सा बने। अभी तक वो फिलहाल इस तरीके का नाम इसमें नहीं है। अब जब हम इसको और खंगाल कर देखते हैं लिस्ट को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी सोलो इलेक्शन के मूड में है जो अभी तक दिख रहा है। और इसमें अभी तक कोई इस तरीके का वाज़ह इशारा भी नहीं है कि अलायंस के लिए कोई जगह है, क्योंकि 47 की 47 नशस्तों पर अपने लोगों को खड़े करने का जो मन है वो साफ दिख रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अगस्त का महीना था जी, याद रखिएगा, सन 2022 था, अगस्त का महीना था, यानी रवा साल के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे थे उस इजलास की। उसमें यह कहा गया था कि जनाब 90 असेंबली इंतखाबात पर हम खुद चुनाव लड़ेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। शायद उसी रेजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए कल पार्टी ने यह बड़ा फैसला भी लिया होगा। इशफाक जब्बार जो फॉर्मर MLA गांदरबल है इस लिस्ट में नहीं है। उनके फादर इन लॉ मोहम्मद सईद आखून जो
साबिका एमएलए भी रहे हैं हजरत बल से 96 से 2008 तक के दरमियान, और फारूक अब्दुल्ला के काफ़ी लॉयलिस्ट माने जाते हैं, वो इस फहरिस्त में कहीं पर दिखे नहीं हैं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी नाम यहाँ पर नहीं है। अब ज़रा थोड़ा सा और मैं इसको खंगाल कर आपके सामने रख दूँ डिटेल। हल्का इंतखाब छानपोरा जो नया बना है, छानपोरा, गुलमर्ग, पटन, उरी और सोनावारी में, यहाँ पर बिल तरतीब छानपोरा में मुश्ताक गुरु साहब जो इस वक्त फारूक अब्दुल्ला के साथ एज ए स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं, उन्हें उतारा गया है, उन्हें इंचार्ज रखा गया है। फिर गुलमर्ग के लिए साबिक IAS अफसर फारूक शाह साहब जो पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए थे, उन्हें वहाँ पर जगह मिली है। गुलमर्ग से रियाज बेदार साहब को लगाया गया है, और पटन से इसी तरीके से पटन और उरी से डॉक्टर सजाद शफी साहब को लगाया गया है। हिलाल अकबर लोन साहब को इंचार्ज बनाया गया है हल्के इंतखाब के हवाले से। और इसको जब आप देखते हैं तो कफीलुर रहमान साहब साबिक एमएलए हैं, करना से लगातार साबिक एमएलए भी है, तो इन्हीं को इंचार्ज बनाया गया। सैफुल्लाह मीर साहब इस बार त्रिगाम के अंदर होंगे। नासिर असलम वानी जो लाल चौक, जो साबिका रियासत में लाल चौक मीरा कदल हल्के इंतखाब हुआ करता था, वो अब छानपुरा बना है, लेकिन इस बार वो इंचार्ज बनाए गए हैं जी सोगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के, जहां पर उनका होम टाउन है कुपवारा के अंदर। कैसर जमशीद लोन साहब लोलाब से उतरेंगे मैदान में, अभी तक जिस तरीके का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। चौधरी रमज़ान साहब को हंदवारा का इंचार्ज बनाया गया है। साबिक IPS ऑफिसर शफकत वटाली साहब लंगेट के इंचार्ज बनाए गए हैं। इरशाद कार साहब सोपोर के इंचार्ज, जावेद डार साहब रफियाबाद, डॉक्टर सज्जाद उड़ी साहब उड़ी के हैं, गुलाम हसन राही साहब बारामुल्ला, फारूक शाह साहब टंगमर्ग, मोहम्मद अयूब वानी साहब वागूरा, रियाज बेदार साहब पटन से, हिलाल लोन साहब अकबर लोन साहब के जो बेटे हैं सोनावारी से, नज़ीर मलिक साहब बांडीपोरा से, नज़ीर अहमद खान गुरेज से लड़ेंगे, ST वाला मामला है ये। मियाँ अल्ताफ़ अहमद साहब कंगन के इंचार्ज बनाए गए हैं, ST कैटेगरी से हैं। गुलाम नबी राथर, यहाँ पर एक चेंज है, गुलाम नबी राथर साहब गांदरबल, यहाँ पर अशफाक जब्बार साहब हुआ करते थे, गुलाम नबी राथर साहब को रिप्लेस किया गया है। अच्छा, इसमें सलमान सागर साहब हजरत बल से इंचार्ज बनाए गए हैं, सलमान सागर। अली मोहम्मद सागर साहब खानियार के इंचार्ज होंगे, शमीमा फिरदौस हब्बा कदल। एहसान परदेसी साहब मैदान में उतारे गए हैं लाल चौक इंतखाब से, हल्के इंतखाब से। और मुश्ताक गुरु साहब छानापोरा से। तनवीर सादिक तर्जुमान आला जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, जडीबल, इनके वालिद साहब भी जडीबल से लड़ चुके हैं, सादिक अली साहब, उसके बाद एक कॉरपोरेटर भी रहे हैं, और अब तनवीर सादिक साहब जडीबल के इंचार्ज बनाए गए। सीधी सी बात है कि अगर आगे चुनाव होना है तो तनवीर ने जडीबल से लड़ना होगा। मुबारक गुल साहब ईदगाह से, इरफान शाह साहब बटमालू से, आगा रूल्ला मेहदी साहब बड़गाम के इंचार्ज बनाए गए थे। और जब हमने उनसे इंटरव्यू किए थे तो उस वक्त ये लग रहा था कि शायद वो इंतखाबी दंगल या सियासत का कई हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रूल्ला मेहदी साहब को बड़गाम का इंचार्ज बनाया है। डॉक्टर शफी साहब बीरवा के होंगे, सैफुद्दीन भट्ट साहब खान साहब, अब्दुर्रहीम रातर साहब को चार शरीफ, अली मोहम्मद डार साहब को चाडूरा हल्के इंतखाब का इंचार्ज, जस्टिस रिटायर हसनैन मसूदी साहब जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है पामपोर हल्के इंतखाब के इंचार्ज बनाए गए हैं। डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट साहब त्राल, मोहम्मद खलील बंद साहब पुलवामा, गुलाम मोहम्मद मीर राजपुरा, शौकत गनाई साहब जैनापोरा, शेख मोहम्मद रफ़ी साहब शोपियाँ, सकीना यतुल दमाल हाजीपोरा, इमरान नबी डार जो तर्जुमान हैं, इन्हें कुलगाम, पहले भी ये यहाँ से चुनाव लड़ चुके हार चुके थे, इन्हें इंचार्ज बनाया गया है। फिरोज शाह दिवसर, तौकीर अहमद साहब जूरू से, अब्दुल मजीद भट्ट लारमी साहब अनंतनाग वेस्ट, पीर मोहम्मद हुसैन अनंतनाग, डॉक्टर बशीर वीरी बिजबिहारा से, और बिजबिहारा ईस्ट से रियाज खान साहब वहाँ से होंगे, और अल्ताफ़ कल्लू साहब पहलगाम से होंगे। तो ये 47 नाम वो हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कल सामने रखे गए हैं, और ये माना जा रहा है कि ये जनाब इंतखाबी दंगल से पहले की जो एक्सरसाइज होती है उसकी ओर चले गए हैं। और ये सामने आने के बाद सियासी सर्कल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है, और सियासी पंडित PhD पर जो पहले से ही सवाल उठा रहे थे, कहते कि अब जिस तरीके से हवा बन रही है वो साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में इतिहाद के नाम पर शायद चुनाव लड़ा जाए, ये दूर दूर तक भी कहीं नजर नहीं आ रहा है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के स्कूलों की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के जो बिलखुसूस प्राइवेट स्कूल्स हैं, पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि 3 से 4 बड़े स्कूलों का नाम सामने आया था और निजी इदारों पर नकेल कसने की कोशिश थी क्योंकि शिकायत बहुत ज्यादा थी उस पैनल के पास जो फीस के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर इकदाम उठाता है, कोई फैसला लेना होता है, सिफारिशात करनी होती, यानी फी फिक्सेशन कमेटी पर को लेकर जो एक पैनल तश्कील दिया गया था सरकार की तरफ से, खुद उसने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। अब चूंकि मार्च सेशन जम्मू कश्मीर के अंदर है, नवंबर दिसंबर का उतना बड़ा रोल नहीं रह गया है, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी राहत की बात बहुत सारे उन वालिदैन के लिए, उन बच्चों के लिए जो मुसलसल या तो पैनल के सामने या प्राइवेट इदारों के जिम्मेदारान के सामने या हुकूमत के नोटिस में ये चीजें ला रहे थे कि अब तक चीजें दुरुस्त नहीं हो रही है। अब ये हुआ है कि जो FFRC है, यानी जो फी फिक्सेशन रेगुलेशन जो कमेटी है या जो पैनल है जिसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी, उसने तकरीबन 4 माह की जो फीस के तायुन पर हुकूमती पैनल बनाया गया था, उसने बड़े प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अब पैनल बहुत सख्त नजर आया है। 4 महीनों की जो फीस थी वो लेने पर रोक लगा दी है। यानी प्राइवेट स्कूलों पर हुकूमत ने जो 4 दिन पहले सिर्फ 4 से 5 स्कूलों का नाम आया था, इस बार तमाम स्कूलों के लिए कि 4 माह के लिए जो सालाना फीस है वसूल करने से उन्हें रोका गया है। और इसमें सबसे बड़ा जो तर्क दिया गया है कि इस बार चूंकि आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट हो चुकी है नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी मार्च अप्रैल में जो सेशन का आगाज होगा, तो बीच वाले ये जो महीने हैं ये इजाफी बोझ, एक तो वालिदैन की जो शिकायत थी उस पर संजीदगी से सरकार मानती है कि काम किया गया। दूसरी बात ये कि यूनियन टेरिटरी के अंदर बच्चों की भी और फीस के तायुन पर जो हुकूमती पैनल है उसके नोटिस में भी ये शिकायत बच्चों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से या कुछ दीगर जिम्मेदारान की तरफ से आई थी, जिसके बाद नवंबर 2022 से 4 माह के लिए जो सालाना फीस है वसूल करने से रोक दिया है प्राइवेट स्कूलों को। ये पहली बात। दूसरा ये कि गवर्नमेंट फी फिक्सेशन कमेटी, ये जो GFFC है, इसने निजी स्कूलों को एक तो नवंबर 2022 का यानी इस महीने का जो हवाला दिया गया है, फीस आप वसूल नहीं कर सकते, ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। फीस बिल्कुल एनुअल फीस जो है वो वसूल नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के जो केसेस है इसका जायजा भी लिया गया और ये भी कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल के जो मैनेजमेंट है, हुकाम से बातचीत के बाद इस पर वाजे किया गया है कि तालीमी इदारों का जो अगला सेशन है 12 माह पर मुश्तमिल है, लिहाजा ये जो 4 माह है हमें इस चीज को भी जहन में रखना होगा कि आइंदा सेशन जो है वो मार्च में शुरू होगा, तो वहां पर बड़ा रोल हो जाता है। इसलिए इन 4 महीनों की कटौती या इनका 4 महीने पर में जो सालाना फीस है, एनुअल फी जिसे आप कहते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेते हुए रोकने के लिए फिलहाल FFRC ने कहा। FFRC का ये बड़ा फैसला उस वक्त सामने आया जब श्रीनगर के अंदर बड़े मिशनरी स्कूल टेंडल डिस्को और मेलन स्कूल को लेकर शिकायत FFRC के पास चली गई थी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उनकी मैनेजमेंट की बात को सुनने के बाद, तमाम तर दलीलें सुनने के बाद FFRC का ये ऑर्डर सामने आया है कि जनाब आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। और ये भी साफ कर दिया गया है क्योंकि 12 महीने का कैलेंडर होता है, आप 12 महीने से इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रहा जाए जी उन ऑर्डर्स तहत जो ऑर्डर सरकार की तरफ से और FFRC की तरफ से दिए जाते हैं, और जो स्कूल इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि आज 3 तारीख है और बैक टू विलेज प्रोग्राम 4 का आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन पर बैक टू विलेज प्रोग्राम के आखिरी दिन पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से इसको लिया जा रहा है, देखा जा रहा है। ग्राउंड जीरो के लोग यानी जो इसके साथ जुड़े हुए अहम तरीन पिलर्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, इन पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि सरकार का दावा बहुत बड़ा है। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बहस करते हैं।